एपिसोड 51 दोस्ती का फर्ज। मल्लिका का मन बुरी तरह टूट गया था। उसने टैक्सी पकड़ी और सीधा अपने कोठे की तरफ निकल गई। उसका अतीत उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। पापा मम्मी, माधव, प्रज्ञा दीदी, उनके साथ बिताए पल किसी पिक्चर की तरह उसकी आंखों के आगे से गुजर रहे थे। फिर अचानक उन हसीन पलों में एक घिनौना चेहरा उसकी आंखों में उतर आया। ये चेहरा संजय का था, प्रज्ञा दीदी का पति, जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी के हसीन पलों को बिखरते हुए देख रही थी। अतीत का दर्द उसकी आंखों से आंसू बनकर बहने लगा। कितनी मुश्किल से तो वो अपने अतीत को भूल पाई थी। आखिर क्यों सूरज ने आकर उसके अतीत को एक बार फिर से उसके सामने रख दिया? वो मन ही मन में अपने बीते हुए कल को कोसने लगी, खुद को कोसने लगी। काश काश मैं सूरज से मिली ही ना होती। आखिर मैंने क्यों सूरज को डॉक्यूमेंट्री के लिए हाँ बोला? कितनी कहानियां तो थी मेरे सामने, शबनम की, संध्या की और ना जाने कितनी लड़कियों की। समाज ने आज तक वेश्याओं को कब स्वीकारा है जो आज स्वीकार लेगा? क्यों मैंने दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था? क्यों सूरज की बातें सुनकर मेरा दिल पिघल गया? मल्लिका के दिल में एक अजीब सी कश्मकश जारी थी कि तभी टैक्सी ने जोरदार ब्रेक लगाया और उससे कहा, मैडम आपका डेस्टिनेशन आ गया। आंसुओं से अपनी धुंधलाई आंखों से मल्लिका ने खिड़की के बाहर झांका तो देखा टैक्सी उसके कोठे के बाहर थी। उसने अपना पर्स खोलकर टैक्सी वाले को किराया दिया और भारी मन से धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए कोठे की सीढ़ियां चढ़ने लगी। मल्लिका को देखते ही संध्या चिल्लाई, शबनम दीदी, मल्लिका दीदी आ गई है, जल्दी आओ। संध्या तो जैसे मल्लिका के इंतजार में ऊपर गलियारे में ही बैठी थी। संध्या की आवाज सुनते ही शबनम भी भागी भागी बाहर आई। अरे मल्लिका, तू आ गई? कैसा रहा तेरा वो क्या कहते हैं, हाँ इवेंट, सब अच्छे से हो गया ना? मल्लिका को देखते ही शबनम ने उस पर सवालों की बौछार कर दी थी। मल्लिका दीदी, आपको कौन सा अवार्ड मिला है? दिखाओ ना हमें भी, संध्या बीच में बोली। लेकिन मल्लिका ने उन सब की बात का कोई जवाब नहीं दिया। नजरें झुकाए वो चुपचाप अंदर की तरफ चली गई। शबनम जैसे उसके चेहरे के हाव भाव से ही उसके मन के दर्द को भाप गई थी। उसने संध्या से कहा, संध्या तू जा, मल्लिका के लिए थोड़ा पानी लेकर आ। ये कहकर शबनम मल्लिका के पीछे पीछे चल पड़ी। मल्लिका कमरे में जाकर चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठ गई। शबनम भी उसके पास घुटनों के बल वहीं बैठ गई और उसका हाथ पकड़ उससे पूछने लगी, क्या हुआ मल्लिका, तू कुछ बोलती क्यों नहीं? अरे कुछ तो बोल, मेरा तो मन बैठा जा रहा है। शबनम के बार बार पूछने पर भी मल्लिका कोई जवाब नहीं दे रही थी। वो तो जैसे पत्थर हो गई थी। देख मल्लिका, अगर तू मुझे कुछ बताएगी नहीं ना तो अपने शब्दों का मरा मुंह देखेगी। शबनम ने एक सांस में अपनी बात कह दी। उसकी बात सुनते ही पत्थर हुई मल्लिका फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते बोली, नहीं शब्बो, तू क्यों ऐसा कहती है? आगे से फिर कभी ऐसी बात मत बोलना। हाँ नहीं करूंगी, मगर बता तो क्या हुआ? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। वो बोल ही रही थी कि मल्लिका उसके गले से लग गई। उसके आंसू शबनम के कांधे को भिगो रहे थे। फिर सिसकियां भरते हुए उसने उसे बताया, शब्बो, वही हुआ जिसका तुझे डर था। हाँ, तू ठीक कहती थी, मैं गलत थी शबनम। इस समाज में हमारी कोई इज्जत नहीं। मैं समाज के इस कीचड़ को साफ करने चली थी, लेकिन मैं कहाँ जानती थी कि इस कीचड़ के छींटे मेरे ही मुंह पर गिरने वाले हैं। शबनम को कुछ समझ नहीं आ रहा था और अब मल्लिका की बातें सुन उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। उसने मल्लिका को खुद से थोड़ा दूर कर उसका चेहरा अपने सामने लाते हुए उससे पूछा, लेकिन हुआ क्या? साफ साफ बोलना, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। क्या सूरज ने तुझे कुछ कहा है? इस पर मल्लिका उसे रोकते हुए बोली, नहीं नहीं शबनम, सूरज ने मुझे कुछ नहीं कहा। तो फिर? मल्लिका सिसकते हुए अपनी बात कहने लगी, जिस संस्था के लिए हम दोनों मिलकर काम कर रहे थे, तू जानती है उस संस्था का हेड कौन निकला? संजय, वही आदमी जिसका मैं नाम तक नहीं लेना चाहती, वही घटिया आदमी जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, वह नीच आदमी जिसकी वजह से मैं इस नर्क में जीने को मजबूर हूँ। शबनम ने हैरानी में उससे सवाल किया, तेरा मतलब तेरी प्रज्ञा दीदी का पति? हाँ शबनम, प्रज्ञा दीदी का पति। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ये दुनिया कितनी छोटी है ना। आज ऐसा लग रहा है जैसे जहां से मैं इस सफर पर चली थी, आज फिर वहीं आकर रुक गई हूँ। उसे देखते ही मेरा खून खौल गया। मैंने जो मन में आया सबके सामने उसे कह डाला। ये सुन शबनम भी संजय पर गुस्सा करते हुए बोली, बहुत अच्छा किया तूने मल्लिका, वरना ऐसी सिचुएशन में तो मैं भी समझ नहीं पाती कि मैं क्या करती। ये बोल उसने कुछ सोच उससे पूछा, तू इसी बात से परेशान है ना कि सूरज क्या सोच रहा होगा? सूरज, वो तो मुझसे बहुत नाराज था। वो तो उसी वक्त वहां से चला गया, बिना मुझसे कुछ पूछे, बिना मुझसे बात किए। लेकिन मेरी हिम्मत तो वहीं टूट गई जब प्रज्ञा दीदी ने मुझे बुरा भला कहा। शबनम ये सुन फिर हैरान हो गई। प्रज्ञा दीदी, वो कहाँ मिल गई तुझे? तूने तो बताया था ना कि प्रज्ञा दीदी का उनके पति के साथ तलाक हो गया था। हमारे में तो तलाक ही कहते हैं। हाँ शब्बो, मैं भी अभी तक यही समझती रही कि प्रज्ञा दीदी का उस आदमी के साथ डिवोर्स हो गया था।
लेकिन नहीं शबनम, वो आदमी बहुत चालाक निकला। उसने सारा इल्जाम ही मुझ पर डाल दिया कि मैंने उस आदमी को प्रज्ञा दीदी से डिवोर्स लेने के लिए ब्लैकमेल किया था। आज मेरी बहन मुझसे नफरत करती है। वो चाहती थी कि मैं सबके सामने जाकर माइक पर उस आदमी से माफी मांगू। तो क्या किया तुमने? इससे पहले कि शबनम अपनी बात पूरी कर पाती, मल्लिका फिर से बोली, नहीं शब्बो, मैंने इनकार कर दिया। मैं अपने पिता के कातिल से माफी कैसे मांग सकती हूँ? अगर मेरा बस चलता ना तो मैं वहीं सबके सामने उसका खून कर देती। मल्लिका की बात सुनकर शबनम के चेहरे पर एक तसल्ली सी थी। इन 4-5 सालों में मेरी सारी दुनिया पलट चुकी है। मेरा परिवार मेरा नहीं रहा। उनके दिल में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है। जगह है तो उस आदमी के लिए जिसको मेरी प्रज्ञा दीदी अपना देवता, अपना भगवान बता रही थी। शबनम उसकी बातें सुनकर हैरान थी। उसने कुछ सोचकर उससे पूछा, और सूरज, क्या सूरज को सच्चाई पता है? नहीं, उसे अभी तक कुछ भी मालूम नहीं, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि अब वो मुझसे नफरत करता है। शबनम ने उसे समझाया। तो चिंता मत कर मल्लिका, जिस दिन सूरज को सच्चाई मालूम पड़ेगी उस दिन वो संजय जैसे घिनौने आदमी का साथ खुद ब खुद छोड़ देगा। वो अच्छा और सच्चा इंसान है, सच्चाई का ही साथ देगा। खुद पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। उसने मल्लिका को तसल्ली दी। तब तक संध्या भी कमरे में आ गई थी। उसने उसके हाथ से पानी लेकर मल्लिका को पीने के लिए दिया। पानी के 2 घुट भरने के बाद मल्लिका अपने बिस्तर पर लेट गई। उस दिन उसने सारा दिन कुछ भी नहीं खाया। शबनम से उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने मन ही मन में फैसला कर लिया था कि अब वो उसकी इस कहानी को एक सुखद मोड़ देकर ही रहेगी। उसने सूरज से मिलने का मन बना लिया था। मल्लिका की तरह सूरज की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा था। सुबह से शाम होने को थी, वो अपने घर पर अकेला बैठा था। ना तो किसी का फोन उठा रहा था, ना ही वो बाहर निकला। उसके दोस्त आकाश ने उसको कितनी बार ही कॉल किया, लेकिन जब सूरज ने उसका फोन भी नहीं उठाया तो वो सीधा उसके घर पर चल दिया। डोरबेल बजाने की कितनी देर बाद सूरज ने दरवाजा खोला। आकाश का दिल जोरों से धड़क रहा था कि कहीं उसने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर लिया। दरवाजा खुलते ही आकाश उस पर भड़क पड़ा। कहाँ है यार, कितनी देर से कॉल कर रहा हूँ, ना तो फोन उठा रहा है ना तो दरवाजा खोल रहा है। आखिर हो क्या गया है तुझे? सूरज ने बुझे हुए मन से आकाश को देखा। तू तो ऐसे पूछ रहा है जैसे कुछ जानता ही नहीं। मैंने संस्कृति से ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्या सोचा था उसे और क्या निकली वो। मैं तो उससे अपने प्यार का इजहार करने वाला था आज शाम को। तू तो सब जानता है ना, फिर भी मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहा है? ये बोल वो आगे जा ही रहा था कि आकाश ने उसका हाथ पकड़ लिया। हाँ, सब कुछ जानता हूँ, इसलिए तुझसे ऐसी बात कर रहा हूँ। कितने दिनों से तू मल्लिका को जानता है? उसकी जिंदगी के हर एक पहलू से वाकिफ है। संजय सर के साथ उसने ऐसा क्यों किया, ये तो वही बता सकती है ना। क्या पता वो कहीं ना कहीं सही हो। ये सुन सूरज उससे बोला, आकाश तू भी ऐसे बोल रहा है? तू तो जानता है ना संजय सर को, मास्टर जी के फैमिली से है वो। और तू जानता है मास्टर जी के परिवार की मैं कितनी इज्जत करता हूँ। उनके बारे में कोई भला बुरा कहे तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तो मल्लिका थी, वरना अगर कोई और होता ना तो मैं सबके सामने उसकी गर्दन ही पकड़ लेता। मुझे सब पता है सूरज, मास्टर जी के परिवार की तेरे दिल में क्या जगह है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो अपनी जगह सही दिख रहा है, क्या मालूम मल्लिका भी अपनी जगह सही कह रही हो। एक बार उसकी बात तो सुन ले कि वो क्या कहना चाहती है। आखिर उसने ऐसा क्यों किया, कोई तो रीजन होगा ना इसके पीछे। आकाश ने सूरज को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तो कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं था। थोड़ी देर समझाने के बाद आकाश चुपचाप उसके पास बैठ गया। इतने में ही सूरज के मोबाइल पर किसी का कॉल आया। सूरज ने देखा और मोबाइल एक साइड में रख दिया। रिंगटोन बज बज कर बंद हो गई, लेकिन सूरज ने फोन नहीं उठाया। आकाश का पूरा ध्यान सूरज पर ही था। थोड़ी देर में फिर से मोबाइल बज उठा। सूरज बस ध्यान से मोबाइल की तरफ देख रहा था, लेकिन उसे हाथ में उठाने का नाम भी नहीं ले रहा था। तभी आकाश ने उठकर देखा तो मोबाइल स्क्रीन पर मल्लिका का नाम फ्लैश हो रहा था। आकाश ने एक झटके से सूरज के मोबाइल को उठाकर कान से लगा लिया। ये क्या कर रहे हो आकाश? सूरज उसे रोकने की नामुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन तब तक मोबाइल उसके कानों से लग चुका था। नहीं सूरज नहीं, मैं आकाश बोल रहा हूँ, सूरज का दोस्त। हाँ मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं इवेंट के टाइम पर वहीं था। जी जरूर, जब आप कहें। आप फिक्र मत कीजिए, सूरज जरूर आएगा। आकाश मोबाइल पर लगातार बात कर रहा था। सूरज का पूरा ध्यान उसी पर था। उसने उसे घूरते हुए कहा, ये क्या बोलता जा रहा है फोन पर, रख यार। ये क्या बचपना है आकाश, तू जानता है ना मैं मल्लिका से बात नहीं करना चाहता। वो बहुत चिढ़ गया था। फोन पर बात करने के बाद आकाश ने उसे समझाने की कोशिश की। हाँ मैं सब कुछ जानता हूँ, वो भी जो तू बोल रहा है और वो भी जो तेरे दिल में है, और तू बताना नहीं चाहता, इसलिए मैंने फोन उठाया। क्या कह रही थी मल्लिका? सूरज आकाश से सब कुछ जानना चाहता था, और तूने उसे ये क्यों कहा कि मैं उससे मिलने जाऊंगा? आकाश बड़े प्यार से बोला, फोन पर मल्लिका नहीं थी। सूरज हैरानी से बोला, मल्लिका नहीं थी? लेकिन फोन तो मल्लिका का ही था। हाँ फोन मल्लिका का था, लेकिन फोन पर बात करने वाली मल्लिका नहीं, उसकी दोस्त शबनम थी। वो तुमसे मिलना चाहती है। सूरज को कुछ समझ नहीं आया। मुझसे मिलना चाहती है, मगर क्यों? तब आकाश ने उससे कहा, वो तुम्हारी कुछ गलतफहमी दूर करना चाहती है। लेकिन मुझे कोई गलतफहमी नहीं है मल्लिका के बारे में। आकाश ने उससे सवाल किया। कलंक एपिसोड 52
बेदर्द हुआ झूठ। आकाश सूरज के फ्लैट से जा चुका था। उसका मन अभी भी बेचैन था। थोड़ी देर में डोरबेल फिर से बजी। दरवाजे पर एक डिलीवरी बॉय उसके लिए खाना लिए खड़ा था। सूरज ने अपनी जेब में हाथ डालते हुए वॉलेट निकालने की कोशिश की। सर, आपकी पेमेंट हो चुकी है, थैंक यू सो मच। कहते हुए खाने का पैकेट सूरज को पकड़ाकर डिलीवरी बॉय वहां से चला गया। वो पैकेट हाथ में लिए अंदर आ गया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। दोस्ती भी कितना अलग रिश्ता है। खून का रिश्ता ना होते हुए भी एक दोस्त दूसरे दोस्त के दर्द को समझ सकता है। आकाश के जैसा दोस्त जिंदगी में होना हर किसी की किस्मत में कहाँ होता है। ना चाहते हुए भी सूरज ने वो पैकेट खोला और बस आकाश की खातिर उसमें से थोड़ा सा खाना प्लेट में डालकर खाने लगा। खाना खाकर वो अपने बिस्तर पर लेट चुका था, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। वो अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। सामने टेबल पर रखे हुए मोबाइल पर मैसेज की रिंगटोन बार बार बज रही थी, लेकिन अपने में ही खोया सूरज एक बार भी उठकर मोबाइल तक नहीं गया। मैसेज मल्लिका के थे। इधर मल्लिका की हालत भी सूरज की तरह ही थी। कुछ ही दिनों में उसका उससे एक अलग तरह का रिश्ता बन गया था। हर वक्त साथ साथ रहना, हंसना खेलना, बातें करना। सूरज की आंखों में मल्लिका को अपने लिए कुछ नजर आता था, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हुई पूछने की, क्योंकि कहाँ सूरज और कहाँ वो। चाहकर भी कभी मल्लिका ने अपने दिल की बात उससे नहीं कही, क्योंकि वो जानती थी कि एक सेक्स वर्कर की इज्जतदार समाज में कोई जगह नहीं होती। इसलिए वो हमेशा सूरज से एक दूरी बनाकर रखती, क्योंकि वो हमेशा सोचती थी कि सूरज की आंखों में दिखने वाला अपनापन, प्यार उसके लिए एक दया से ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन आज उसका गुस्सा उसे कचोट रहा था। वो उससे बात करना चाहती थी, लगातार मैसेज पर मैसेज कर रही थी, लेकिन सूरज वो तो कहीं और ही खोया हुआ था। सूरज की तरफ से उसे एक भी रिप्लाई नहीं आया। वो मायूस हो गई। उसे लगा जैसे उसने अपना कोई कीमती रिश्ता फिर से खो दिया था। मल्लिका की मायूसी उसके चेहरे पर दिखाई देने लगी थी। शबनम उसे यूं उदास देखकर बहुत परेशान थी। अगले दिन भी वो देर तक बिस्तर पर पड़ी रही। नींद खुलने के बाद भी वो देर तक दीवारों को एकटक देख रही थी। न जाने क्या चल रहा था उसके मन में। मल्लिका को नींद से जागा देख संध्या उसके कमरे में चली आई। मल्लिका दीदी, क्या लाऊं आपके लिए? नहीं, कुछ भी नहीं, मल्लिका ने एक रूखा सा जवाब दिया। संध्या चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी देर में वो एक थाली में खाना लगाकर उसके पास चली आई। लो दीदी, खा लो। अरे कहा था ना संध्या, कुछ नहीं खाना मुझे। खाना तो तुम्हें खाना पड़ेगा। शबनम दीदी कहकर गई थी कि तुम्हारे मना करने पर भी मैं तुम्हें खाना परोस दूं। कहकर गई थी मतलब? कहाँ गई है शबनम? ये बोल उसने उसके हाथ से थाली पकड़ ली। ये तो नहीं मालूम, कह रही थी कि कुछ जरूरी काम है। मल्लिका चुपचाप खाना खाने लगी। इधर शबनम आकाश के बताए पते पर पहुंच गई थी। वो आकाश और सूरज के आने का इंतजार कर रही थी। इतने में ही उसने दोनों को सामने से आता देखा। आकाश इधर उधर देखते हुए शबनम को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर सूरज ने शबनम को देख लिया था, क्योंकि वो उससे एक बार मिल चुका था कोठे पर, जब वो मल्लिका को लेने गया था। सूरज आकाश को लेकर उसके पास पहुंच गया। शबनम उन दोनों को देख खड़ी हो गई। सूरज ने दोनों को एक दूसरे से मिलवाते हुए कहा, आकाश, इनसे मिलो, ये है शबनम जी, और शबनम जी, ये मेरा दोस्त आकाश। फिर तीनों वहां जाकर बैठ गए। मैं जानती हूँ मल्लिका ने जो किया उसके लिए आप उससे बहुत नाराज हैं, लेकिन अगर मल्लिका की जगह आप होते ना तो आप भी शायद ऐसा ही करते। शबनम ने अपने दिल की बात कह दी। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप यहाँ गलत है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता। जिन लोगों ने मुझे सहारा दिया, मुझे अच्छी जिंदगी दी, मैं कभी उनके खिलाफ सबके सामने ऐसे बकवास नहीं करता। सूरज अब गुस्से में बोलने लगा था। आपका गुस्सा करना जायज है सूरज जी। मैं भी आपकी जगह होती तो ऐसे ही कहती, ऐसे ही करती जैसे आप कह रहे हैं। मगर मल्लिका, वो भी गलत नहीं है। आखिर कहना क्या चाहती हो आप? आप मल्लिका को भी सही कह रही है, मुझे भी सही कह रही है, तो गलत कौन है? गलत तो कोई भी नहीं है, गलत तो वक्त है। शबनम ने बड़ी शांति के साथ कहा। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि मल्लिका को जिस आदमी के हाथों अवार्ड दिलवाने के लिए आपने बुलवाया था, वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मल्लिका को इस दलदल में धकेलने वाला उसकी बहन का पति संजय ही है। शबनम की बात सुनते ही सूरज के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। संजय सर, उनके बारे में तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। वो ऐसा गलत काम कभी नहीं कर सकते। मल्लिका ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में जिस इंसान की बात की थी वो तो डिवोर्सी था, और संजय सर तो शादीशुदा है। समाज में उनकी कितनी इज्जत है। माना कि वो दीनानाथ मास्टर जी के सगे भतीजे नहीं, दूर के रिश्तेदार है, मगर मास्टर जी के जाने के बाद उन्होंने ही संस्था को संभालने का बीड़ा उठाया है। ये सुनते ही शबनम मुस्कुराने लगी। ऐसे लोगों के चेहरे पर नकाब चढ़े होते हैं। झूठ का नकाब उतारना बहुत जरूरी है, ताकि उस इंसान का घिनौना चेहरा तुम देख सको। उसके इतना करीब रहते हुए भी तुम उसे पहचान नहीं सके। वो इतना शातिर निकला कि मल्लिका को इस दलदल में धकेलने के बाद उसने उसकी बहन से फिर से रिश्ता बना लिया, ये कहकर कि मल्लिका ने उसे उसकी अपनी बहन से डिवोर्स लेने के लिए ब्लैकमेल किया था। ये बात संस्कृति की बहन प्रज्ञा ने खुद उसे बताई थी। शबनम की बात सुनते ही आकाश बीच में बोल पड़ा। मैं कहता था ना सूरज, कुछ ना कुछ बात तो जरूर है, वरना मल्लिका इतना बड़ा कदम नहीं उठा दी। तुम उस पर गुस्सा हो, लेकिन कभी उसकी जगह पर अपने आप को रख कर तो देखो। तुम्हें एहसास होगा कि कितना मुश्किल है ऐसी सिचुएशन में होना भी। उसने सूरज को फिर से समझाने की कोशिश की। सूरज की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि किसकी सुने, कौन सही है कौन गलत। एक तरफ उसका प्यार था और दूसरी तरफ उसका भगवान।
नई रोशनी, नई पहल उसके जीवन का उद्देश्य बन गई थी। उसे छोड़कर वो अपने प्यार को नहीं पाना चाहता था। दीनानाथ जी के इतने एहसान थे उस पर कि वो उन्हें भुलाकर आगे नहीं बढ़ना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि किसी भी वजह से दीनानाथ जी के परिवार पर कोई भी आ जाए। वो अपने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़कर नीचे मुंह कर बैठ गया। उसे परेशान देख आकाश फिर से बोला, देख सूरज, ये तेरे लिए परीक्षा की घड़ी है। मैं जानता हूँ दीनानाथ मास्टर जी की तेरे दिल में क्या जगह है, लेकिन वो हमेशा सच का साथ देते थे। तुझे भी सच का ही साथ देना है। ये कहते उसने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। सूरज ने उसकी तरफ देखकर बोला, लेकिन सच क्या है, पहले इसे परखना भी जरूरी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सूरज जी। सच को जाने बिना कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए। आप अपनी तसल्ली करके ही फैसला कीजिएगा, क्योंकि ऐसे आदमी के हाथों में इतनी अच्छी संस्था की भागदौड़ देना भी ठीक नहीं। शबनम की बातें सूरज को अब कुछ कुछ समझ में आने लगी।